गांव में देसी घी वगैरह ज़्यादा खाया जाता था। क्यों खाया जाता था? क्योंकि उनको खेतों में काम करना होता था, चलना फिरना ज़्यादा था, उस टाइम मशीन ज़्यादा नहीं थी, तो वो घी वगैरह अच्छा खाते थे और वो डाइजेस्ट भी होता हाँ, अब उनकी वो बातें तो हमने याद रख ली कि घी दूध खाना चाहिए, पीना चाहिए। उनकी ये बात नहीं याद रखी कि वो कितना काम करते थे। कितना काम करते थे। कॉमन भाषा में समझाने के बोल देते हैं आपकी ग्रीस खत्म हो गई। हाँ, कॉमन में वो ग्रीस कुछ नहीं है, हमारे घुटनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, कुशन की तरह काम करता है वो। ओके। जैसे आपने गाड़ी में शॉकर्स देखे हैं, है ना, ऐसे ही हमारे भी शॉकर्स होते हैं। वो दो हड्डियों को आपस में फ्रिक्शन करने से बचाता है। ओके। फ्रिक्शन होगा तो घिस जाएगा ना। जो लोग स्टूडियस होते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, जिनको ऐसे झुक के काम करना है, यहाँ पे सर्कुलेशन नहीं आया क्योंकि एक जगह स्टिल है, तो उसकी वजह से वहां पे होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है। नी रिप्लेसमेंट करवाना कोई एक गलत चीज नहीं है, पहली बात। ठीक है। और ये करवाना कब चाहिए, किस कंडीशन में चाहिए, ठीक है, उस पे भी फोकस करना है। ओके। सिटिंग जॉब आज के टाइम पे नेसेसिटी है। लोग बिल्कुल, हाँ, काम इस तरह का है, काम ही इस तरीके का है। तो आपको हर आधे घंटे 1 घंटे में नेक मूवमेंट्स, बैक मूवमेंट्स ही करते रहना है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। डॉक्टर गीतिका चौधरी आपका और आप सभी देखने वालों का। ये जो हेल्थ की सीरीज़ है ये बहुत अच्छी जा रही है और बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्पेशली डॉक्टर गीतिका चौधरी आपको थैंक्स बोला है आपने जो भी सलाह दी है उनसे उनके लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस उनको देखने को मिल रहे हैं और वो लोग अपने हेल्थ के बारे में सीरियसली सोचना शुरू कर चुके हैं। और वो जो पर्सनलाइज्ड मेथड होता है आप किसी भी थेरेपी को करने का या किसी भी ट्रीटमेंट का, तो उसको लोग फॉलो करने लगे हैं। तो इसीलिए आज हम ये जो शूट है हम आपके क्लिनिक पे ही शूट कर रहे हैं और आपके पास हम खुद ही आ गए कि हमने कहा एक बार जहाँ जिस बारे में ये बात हो रही है उस जगह पर जाकर देखें। तो अभी हम देख भी रहे थे जैसे कि पेशेंट्स के साथ अभी आप बिज़ी थी, तो अभी टाइम निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू और फिर से स्वागत है एक नई पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो आज हम जैसे क्लिनिक में आए हुए हैं, अभी हम कुछ पेशेंट्स की प्रॉब्लम के बारे में भी देख रहे थे, उनके बारे में भी बात करेंगे। और मेन जो है आज हम जो बात करने वाले हैं जॉइंट पेन्स और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं लोगों को, उस पर बात करेंगे। शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि अभी जैसे हम ऑफिस आते हैं तो आजकल हम लोगों को आदत हो चुकी है लिफ्ट में आने की ना, और थोड़ा सा भी अगर एक फ्लोर भी चढ़ने लग जाता है चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बस घुटने दुखने लग गए। तो ये क्या रीज़न है इसका? भी सेम वही लाइफस्टाइल और वो सब चीज़ें हैं, और कैसे इन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी जॉइंट हेल्थ को? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जॉइंट पेन नॉर्मली अगर हम देखें तो ये बूढ़ों की बीमारी है जिनको बिल्कुल एजिंग रिलेटेड ये प्रॉब्लम एजिंग प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। पर आपको ये सोचना होगा कि अगर ये 30s में आ रही है, 40s में आ रही है, बिल्कुल, तो दैट मीन्स कि आप बूढ़े हो चुके हो। तो इस चीज में हमें देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। आजकल के लाइफस्टाइल, डाइट, अब सारा दिन अगर आप बैठे रहोगे तो आप अपने जॉइंट्स को मूवमेंट नहीं दे रहे हो। ठीक बात है। तो क्या होता है कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से हमारे बॉडी को हैबिट्स भी वैसी पड़ जाती हैं। ठीक है। और कभी महीना 2 महीना में कभी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाए तो उस टाइम पे पेन्स आ जाती हैं, और चढ़ते चढ़ते कभी कभी पैर इधर उधर हो गया तो चोट लग गई तो फिर उस प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ता है। ठीक बात है। तो हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा मिलती रहनी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन हमेशा अच्छा रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप ठीक रहोगे। ठीक बात है। यानी कि अगर आपको जॉइंट्स पेन से छुटकारा चाहिए तो शुरू से ही अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखो, और अगर ये नहीं है तो आने वाले टाइम में तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, तो फिर डॉक्टर पे विजिट करना पड़ेगा। एक मुझे जॉइंट पेन से रिलेटेड एक बहुत पुरानी कोई कंपनी याद आ रही है, बहुत टीवी पे ऐड आया करती थी, उसके बाद वो लगता है मुझे वो कंपनी गायब हो गई थी कहीं, बहुत सेलिब्रिटीज़ आते थे। तो ये जो जॉइंट पेन के लिए जो ऑयल वगैरह आते हैं तो ये कितने कामयाब हैं, मतलब ये असर करते हैं या फिर सिर्फ मार्केटिंग ही चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, असर करते हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले तो जॉइंट को हम कैसे समझते हैं, हमारे पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो टिका ही हमारे स्केलेटन पे है। ठीक है। अब अगर स्केलेटन है तो ही उसके साथ कोई मसल या कोई स्किन उसके साथ अटैच होकर के रह सकती है। ठीक बात है। और अगर ये ढांचा ठीक नहीं है तो आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो देखने का है पूरा,
वो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। कई लोगों को आपने देखा होगा ऐसे आगे की तरफ झुक के चलते हैं। कईयों का बैठने का हैबिट ही इस तरीके से झुक के होता है, तो वो चीज क्या देखने में अच्छी नहीं लगती। ठीक बात है। तो भगवान ने हमारे को पूरा स्केलेटन सिस्टम पूरा बना के दिया है, और अगर हम उसको मैनेज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली डिफॉर्मिटी तो आएगी, और उसी के साथ ही बीमारियां आएंगी, और धीरे धीरे चलते चलते फिर यही जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, इसके बाद ये न्यूरोलॉजिकल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं समटाइम्स, जिसमें आपकी नर्व्स के दबने की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आज जो लोग परेशान हैं वो क्या है कि शुरू में थोड़ी बहुत कोई दर्द वगैरह हुई, उसके लिए गोली खा ली, थोड़ा टाइम चला लिया उससे काम, अदरवाइज अगर ये बढ़ती चली गई फिर वो न्यूरोलॉजिकल में कन्वर्ट होती है, फिर नसें भी दुखती हैं, फिर झंझनाहट भी होती है, कमजोरी भी आती है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं। तो शुरू से ही इसको ठीक करना चाहिए। ठीक है। अगर आपको क्रैम्प्स तक आ रहे हैं ना आपके लेग्स में, तो भी आपको सोचने की बात है। ये तो लोग बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि शायद कमजोरी की वजह से हो रहा है। आ रहे होंगे, कोई बात होता इसी वजह से है कि आप अंडर न्यूट्रिशन हो किसी न किसी मिनरल के, ठीक है, या किसी विटामिन के, बट उसको पूरा कैसे करना है, कैसे उसको अपने आप ही नेचुरली, क्योंकि पहले तो खुद ही बन रहा था ना बॉडी में, बाद में क्यों नहीं बन रहा, उसका क्या कारण है, उस कारणों पे काम करो और फिर आप अच्छे रह सकते हो। ठीक बात है, मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। समझ तो सबको आती है कि ये कोई वीकनेस आ रही है, कि ना क्रैम्प्स आ रहे हैं, इस तरह पहले तो भाई कमजोरी ही आती है, हर किसी को ही लगता है मुझे मैं तो कमजोर हो गया, कमजोरी आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ बेचारी कमजोरी नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। तो जैसे आप कहते हैं कि ये नसें दब जाना और ये इस तरह का, और जैसे हम जॉइंट्स में मेन क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जॉइंट्स, जैसे नीज़ की बात करें हम, कि नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ रही है, बहुत कॉमन हो गया ये। मैंने तो जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल में उनके एज्ड पेरेंट्स के देखे हैं कंडीशंस, तो मैक्सिमम में वही नी रिप्लेसमेंट वाला, तो वो उस लेवल तक ना जाए तो पहले से क्या ध्यान रखना चाहिए हमें? देखो, नी रिप्लेसमेंट करवाना कोई एक गलत चीज़ नहीं है, पहली बात। ठीक है। और ये करवाना कब चाहिए, किस कंडीशन में चाहिए, ठीक है, उस पे भी फोकस करना है। ओके। अब हमारे घुटने पहली बात तो खराब क्यों है, तो उसके कारण ढूंढो। ठीक है, ठीक है। और उसमें अगर हमारा वेट कोई फैक्टर है, या कोई और कोई रीजन फैक्टर है कि अंडर न्यूट्रिशन है, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको ठीक करो पहले तो, और उसी से बेटर होता है तो उसी को ही चलाओ। ठीक है। पर होता क्या है, आजकल 40s के एज में भी लोग अपना नी रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी आगे, चलो जी बदलवा लो। अब ये नहीं पता कि गलती से अगर ये जो सर्जरी है, अगर वो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो जाए, नॉर्मली होती हैं। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2-2, 3-3 महीने तक बेड रिडन हो जाते हैं, वो रिकवरी ही नहीं हो पाती। वेट किसका बहुत ज्यादा है, लेट्स से किसी का 80-90 kgs वेट है, ठीक है, और होना चाहिए 60, तो जब हीलिंग होगी वो भी अच्छी नहीं होगी। तो अगर सर्जरी भी करानी है तो उसके लिए अपने बेसिक पैरामीटर पहले अच्छे कर लो, फिर कराओ, तो सर्जरी के सक्सेस रेट्स अच्छे हो जाते हैं। ठीक बात है, उसके लिए भी पहले वेट लूज करना ठीक रहेगा। और जब सारी चीजें पहले से बेटर हो ही जाएंगी तो हो सकता है आपको सर्जरी की जरूरत भी ना पड़े। पर एनी हाउ कुछ कंडीशन, जैसे कि कई लोग हैं अच्छे खासे चलते हैं, नॉर्मल रूटीन में रहते हैं, ठीक है, बट उस काफी हद तक, मतलब 80s 90s की एज में जाकर के बिल्कुल गैप कम हो जाता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होने लगती है और सीवियर पेन होती है। उस केस में आपको रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। और उसमें भी अगर आपको और कोई हेल्थ इशू नहीं है, वो भी ध्यान रखना, क्योंकि डायबिटीज है अगर किसी पेशेंट को और वो करवा रहा है, तो डायबिटीज कभी अगर अनकंट्रोल्ड है तो हीलिंग ही नहीं होगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमें ऐसा नहीं है कि सर्जरी इसके लिए अच्छी है तो आप हर कोई सर्जरी कराए। सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है। और वो लास्ट ऑप्शन भी तब होना चाहिए जब आप अपने पहले हेल्थ के पैरामीटर्स को बेटर कर लो, उसको नेचुरली ठीक कर लो, फिर अगर आप सर्जरी कराते हो तो उसका सक्सेस भी बहुत अच्छा होगा और आपको सर्जरी बेनिफिशियल भी होगी। ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, 100 किलो वजन होता है, घुटने रिप्लेस करा लेते हैं, चला फिरा उन्हें से वैसे नहीं जाता, उसके बाद फिर से और सर्जरी भी उनकी खराब हो जाती है। फिर वो डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि सर्जन ने अच्छी ठीक सर्जरी नहीं करी। अरे आप इतना शरीर के साथ जा रहे हो, सर्जन भी अपनी बेस्ट कोशिश करेगा, पर आपका पूरा बोझ तो फिर उस पे ही आना है ना।
जिसको भी तो आपके बॉडी को सेट होने में टाइम लगेगा क्योंकि क्या है ना, हमारी बॉडी भी अगर फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में जाती है तो हमारे बॉडी में कुछ इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक बात है। और अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी तो डैमेज कर रहा है ना। तो उस एक्सेप्टेंस के लिए, सब चीज़ों के लिए आपके बॉडी के पैरामीटर्स भी पहले हेल्दी होने ज़रूरी हैं। फिर अगर आप सर्जरी कराते हो, नॉट एन इशू, आप डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, एक सर्जन को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई उसने गलत सर्जरी कर दी। आप पहले अपने पैरामीटर अच्छे करके आओ, आप डॉक्टर के पास जाओगे, सर्जन के पास जाओगे, सर्जरी करेगा, वो दवाई नहीं देगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। आपको सोचना है कि आपके शरीर में ये पैरामीटर्स हैं और ये मेरी प्रॉब्लम है, इस केस में मैं नेचुरली कैसे ठीक रह सकता हूँ, और एनी हाउ कभी करानी भी पड़ी तो पहले अपने बेसिक पैरामीटर्स को ठीक कर लूँ, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लूँ, अच्छा कर लूँ, फिर करा लूँ, तो क्या होगा, सक्सेस रेट अच्छे हो जाएंगे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर को ब्लेम करने से पहले आप अपने ऊपर सोचो कि आपने अपनी डिजीज के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं। तो ये तो वही लेटर एज में, मतलब जैसे बोलते हैं कि देसी जो भाषा होती है उसमें ये बोलते हैं ग्रीस खत्म होगी, है ना। हाँ। गोड्डे की ग्रीस खत्म होगी। तो ये एक्चुअल में कोई ग्रीस टाइप की कुछ होती है नीज में, कि क्या चीज है? देखो, ये एक समझाने का तरीका है, सिंपल सी मैं बताती हूँ। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में वो रहती थी, चारपाई यूज करते थे घर पे, आज भी कई लोग करते हैं घरों में, गाँव में तो नॉर्मली होता है, वो फोल्डिंग होती है। हाँ जी। आपने देखा होगा कि कभी कभी फोल्डिंग को अगर हम ना यूज करें तो उसमें जंग लग जाता है। बिल्कुल लग जाता है। ठीक है, तो उसको खोलने में, बंद करने में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल आती है। ठीक है, और उस टाइम पे आप क्या करते हो नॉर्मली, घर पे क्या करते हैं, ऑयलिंग वगैरह कुछ, हाँ, उसमें कोई तेल डाल देते हैं, ठीक हो जाता है। ऐसे घर के दरवाजे भी कभी कभी जब जाम होते हैं तो कारपेंटर को बुलाते, वो क्या करेगा, एक ऑयल डाल देगा और ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब हमारा शरीर भी ऐसा है, हमारे बॉडी के कोई भी जॉइंट है, उसको यूज मत करो, मत करो उसको यूज। अच्छा, तो क्या होगा, वो भी मेरे को लगता है वैसे ही हो जाएगा। वो भी वैसा हो जाएगा। आपने नॉर्मली देखा होगा हमारा राइट हैंड ज्यादा एक्टिव होता है, लेफ्ट स्ट्रेंथ नहीं आती। बिल्कुल सही बात। नॉर्मली जो न्यूली जो लोग जिम में जाते हैं, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम जिम गई थी तो मैंने भी जब देखा तो मेरा लेफ्ट हैंड जो है बहुत फर्क होता है, वो 1 kg भी डंबल उठाने के कैपेबल नहीं था, क्योंकि एजुकेशन और वो मेरा हमेशा सिटिंग ही रहा है, और मेरा राइट हैंड ही ज्यादा चला है, और राइट हैंड से कितना ही स्ट्रेंथ उठवा लो मेरे से। तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए हमारे जो भी लेफ्ट हैंडीज होते हैं उनका लेफ्ट पार्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट हैंड वाले होते हैं उनका राइट हैंड ज्यादा स्ट्रांग होता है। नॉर्मली हम चलने पे भी फर्स्ट स्टेप अपना राइट ही उठाते हैं, लेफ्ट वही उठाते हैं जो लेफ्टीज होते हैं। तो ये भी हमारे ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। सही है, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला, क्योंकि हमारी बॉडी के पार्ट है, लेकिन हम इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी बनी हुई है, तो इसकी कैपेसिटी भी उस हिसाब से इंक्रीज हो गई है। तो आप जितना अपने शरीर को चलाओगे उतना अच्छा रहेगा। नॉर्मली लेडीज बोलती है ना, मैं तो काम करती रहती हूँ, हम कहते हैं, अब बुजुर्ग हो जाते हैं, हम बोलते हैं आप क्यों काम कर रहे हो, बैठ जाओ, मेड कर लेगी। अरे वो नहीं चलेंगे, वो नहीं काम करेंगे तो उनका शरीर खराब हो जाएगा, उनको पता है ये बात हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम पूरा सुबह से लेके शाम तक हमारा एसी वाला पूरा सिस्टम होता है, स्वेटिंग हो नहीं रही, जो मतलब बचा कुचा हम थोड़ा सर्कुलेशन में अपनी बेटर कर रहे थे, वो भी आजकल एसी की वजह से वो भी नहीं हो रहा, और चलना फिरना हमारा वैसा ही कम है, तो होगा क्या, कोagulation होगी ब्लड की, और जहां जहां डिपेंडेंट पार्ट्स हैं, जहां पे जो नहीं चल फिर रहा, वहां पे कोagulations होंगी। और ब्लड में क्या है, अब जैसे पानी की टंकी है, पानी की टंकी में आप हर 2 महीने 3 महीने बाद उसको साफ कराते हैं, पानी तो होता है उसमें, तो नीचे जम जाता है ना सब। बिल्कुल। अब हमारे ब्लड में भी तो बहुत कुछ है, WBCs भी हैं, RBCs भी हैं, प्लाज्मा में जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है सब है, और जो कचरा है वो भी तो ब्लड में ही है। बिल्कुल है। तो कहाँ जमेगा वो यही आर्टरीज में, और इस तरह की और जहां जहां बैठे हो, मतलब किसी का सिटिंग है तो उसके बैक के एरिया में ही वो टॉक्सिन्स ज्यादा डिपॉजिट होंगे, इसीलिए लॉन्ग सिटिंग वालों को बैक एक प्रॉब्लम होती है। जो लोग स्टूडियस होते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, जिनको ऐसे झुक के काम करना है, यहाँ पे सर्कुलेशन नहीं आया क्योंकि एक जगह स्टिल है, तो उसकी वजह से वहां पे होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओके। तो जो टीचर्स होते हैं उनको वेरिकोज वेन्स क्यों होता है, लॉन्ग टाइम खड़े रहना पड़ता है। ओके। तो ये आपके ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स हैं कुछ, ठीक है, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर आप कोई हाथ का काम ज्यादा कर रहे हो और बाकी बॉडी का पार्ट नहीं, तो वो आपका वीक हो जाएगा, दूसरा स्ट्रेंथन हो जाएगा। इसीलिए
योग प्राणायाम इन सब के लिए बताया जाता है, क्योंकि प्राणायाम क्या करेगा, आपके एयर को प्योरीफाई करेगा, बिल्कुल ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा। और योग क्या करेगा, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देता है। और जहां जहां पे भी जमा हुआ ब्लड है, नॉर्मली आप जब भी आसन शुरू करते हो तो आपके बंध नहीं लगते। बंध क्या होता है, लेट्स से आपने पद्मासन किया, पद्मासन सबको पता है नॉर्मली क्या है, आपने आलती वालती मार के आपको बैठना रहता है, ठीक है। कुछ लोगों से वो भी नहीं किया जाता, नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है, पर आप प्रैक्टिस करते हो ना 10-15 दिन के बाद वो होने लगता है, क्योंकि वहां पे जो ब्लड रुका हुआ था वो खुलने शुरू हो जाता है। वज्रासन नहीं कई लोगों से होता, 5 मिनट 10 मिनट तो हमारे शरीर को ही जंग लग गया एक तरह से। तो जब आप ये करना शुरू करते हो तो होता क्या है, जहां जहां पे टॉक्सिन जमे हैं ब्लड के ही फ्लो से वो खुल जाता है और आप बंद लगाना शुरू कर देते हो प्रॉपर। ओके, इसीलिए योग इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए बाबा रामदेव आज भी भाग रहे हैं। सही बात है ना। अभी मैं वीडियो देख रहा था, घोड़े के साथ रेस ले रहे थे। तो आप ये सोचो कि उन्होंने इस चीज को प्रूव किया है, तो हम क्यों नहीं प्रूव कर सकते। बिल्कुल सही बात। हम क्यों सर्जरीज के चक्रों में भाग रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। और करानी भी है तो कुछ अपने बॉडी के पैरामीटर्स को अच्छा करो, बेटर करो, फिर कर लो उसको। मतलब स्टार्टिंग में ना लेके चलो उसको, एंड में सोच के रखो। सोल्यूशन है कि चलो अब जब कुछ नहीं हो रहा तब जाके, पर अपनी तरफ से पहले से कोशिश कर लेनी चाहिए और चीजों। पहले नेचुरली अपने आप को ठीक करो। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। तो जैसे अब हम जॉइंट पेन की, बोन्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें कैल्शियम और ये विटामिन इनकी भी कुछ वो कमी की वजह से होती हैं ये? हाँ, देखो पेन सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर जॉइंट पेन है तो है किसकी वजह से। ठीक है। कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर तो नहीं है। Okay. जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है तो इसमें हमारे जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, ये ट्रेट्स में मतलब आपके जीन्स में आते हैं, तो फैमिली में किसी एक को ऐसा प्रॉब्लम रहता है, तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योर नहीं हो सकता उसका। पर हम उसको बहुत अच्छे से इस स्टेज तक जरूर लेके आ सकते हैं कि अपनी लाइफ अच्छी निकाल ले। इस केस में क्या होता है कि आपके जो डिपेंडेंट पार्ट्स के जो जॉइंट्स है उसमें कैल्सिफिकेशन बहुत ज्यादा होती है और वो जुड़ जाते हैं जोड़। तो क्या होगा, अगर आपका मान लिया हिप जॉइंट भी अगर आपका जुड़ जाए तो आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो आप इस तरह से चलोगे। ओके, यानी आपकी जो वॉकिंग ऐसे वाली थी ये हटके आप ऐसे करके चलोगे, तो ये डिफरेंस आता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके जो लार्ज जॉइंट्स जितने भी हैं वहां पे जो आप ग्रीस की बात कर रहे थे, ये ऑयल की बात कर रहे थे, तो हम कॉमन भाषा में समझाने के बोल देते हैं आपकी ग्रीस खत्म हो गई। कॉमन है वो ग्रीस कुछ नहीं है, हमारे घुटनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, कुशन की तरह काम करता है वो। ओके। जैसे आपने गाड़ी में शॉकर्स देखे हैं, है ना, ऐसे ही हमारे भी शॉकर्स होते हैं। वो दो हड्डियों को आपस में फ्रिक्शन करने से बचाता है। ओके। फ्रिक्शन होगा तो घिस जाएगा ना। तो और हड्डियों के ढांचे में ही तो आपको चलना है, उसी से तो चलना फिरना आपके सारे सर्कुलेशन है, आपका मूवमेंट है। ठीक है। तो अगर वो फ्लूइड अंदर रहेगा तो ठीक रहेगा, फ्लूइड कम हो गया तो आपको फ्रिक्शन बढ़ेगी और आपको पेन भी होगी इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो आपने कुछ नहीं करना, उस फ्लूइड को मेंटेन करके रखना है। उसी लिए हमें ऑयल खाना चाहिए। गाँव में देसी घी वगैरह ज्यादा खाया जाता था। क्यों खाया जाता था? क्योंकि उनको खेतों में काम करना होता था, चलना फिरना ज्यादा था, उस टाइम मशीन ज्यादा नहीं थी, तो वो घी वगैरह अच्छा खाते थे और वो डाइजेस्ट भी होता था। अब उनकी वो बातें तो हमने याद रख ली कि घी दूध खाना चाहिए, पीना चाहिए। उनकी ये बात नहीं याद रखी कि वो कितना काम करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनको चटनी बनानी है तो भी वो सिलबट्टे पे की जो चटनी होती थी, मसाले उसमें कूटते थे। आजकल तो पैक्ड आ रहा है सब कुछ, है ना, वो क्या भी आ रहा है वो भी नहीं हमें पता। प्लस हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो कम हो चुकी हैं, तो हम बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज ही कम हो गई हैं। क्योंकि बात वही जैसे आप कह रहे हैं, मसाला पीसने के लिए भी मैं तो ये मानता हूँ बहुत एफर्ट्स लगती होंगे, और पहले ये घर पे ही पीसे जाते थे, घर पे होते थे सब। बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट से पीसी पिसाई हल्दी ला रहा है या कुछ है, सब अपने हिसाब से घर पे ही करते थे। तो ये जैसे ये जॉइंट पेन्स हो गया, तो जो एक सर्वाइकल जो पेन नॉर्मली आजकल हर किसी को जो भी जॉब कर रहा है कंप्यूटर पे या फ़ोन स्क्रीन पे ज़्यादा जिसका टाइम लग रहा है, तो हर किसी की ये प्रॉब्लम है सर्वाइकल। तो क्या ये जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि ये अलग कैटेगरी में आता है? देखो, जैसे अभी हमने एक डिजीज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस की बात करी, हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करी, बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ऐसी पेन्स होती हैं जो आपकी वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड होती हैं। ओके। अब पूरे हमारे बॉडी में अगर हम डिवाइड करें आपके बोन के स्ट्रक्चर को, तो कहाँ डिवाइड होता है?
एक तो आप गर्दन से ऊपर ब्रेन ले लो, ठीक है, आपका स्कल ले लो, स्कल हो गया, ठीक है, ठीक है। आपका रीढ़ की हड्डी होती है, अगर आप स्केलेटन देखते हो और तो कोई हड्डी नहीं नजर आ रही, बिल्कुल। फिर आपकी आर्म्स, अपर लिम लोअर लिम रहता है, जिसमें आपकी बाजू की बोन्स हो गई, आपके टांगों की बोन्स हो गई, बिल्कुल। और रीढ़ की हड्डी के बाद एक पेल्विक एरिया आता है, पेल्विस आता है, ठीक है। बस यही तो है सारा स्ट्रक्चर। अब इसी के ऊपर पूरा सब कुछ टिका हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो हमारी वर्टिब्रा होती है ना, उसमें से हमारी एक स्पाइनल कॉर्ड होती है जिसको कहते हैं ब्रेन स्टेम जो रहता है, तो वो वहां से निकलती है, ठीक है, और वहां से छोटी छोटी नर्व्स, यानी हमारे ब्रेन से नर्व्स निकल के पूरे बॉडी में स्प्रेड होती हैं, ठीक है, क्योंकि ताकि हमारे जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस हैं वो ब्रेन मैनेज कर सके। ओके, राइट। अब क्या किया, अगर आपने अपने वर्टिब्रा का ध्यान नहीं रखा, ठीक है, आपके कोई सर पे जरा सा जैसे चोट मार दे, तो आप क्या करते हो, अरे पीछे हट जाओ, नहीं करना, बिल्कुल अलर्ट हो जाते हो तुरंत, है ना। आपके हाथ पे कोई मार दे, अलर्ट हो जाते हो, ठीक है, और खुद भी ध्यान रखते हो कि कहीं चोट ना लगे, पैर पे चोट ना लग जाए, या बड़े ध्यान देते हो, ठीक बात है। पर अपनी वर्टिब्रा का ध्यान कौन रखेगा? ध्यान तो हमें ही रखना है, पर हाँ वही बात है कि ठीक है ना। अब जिसने आपके पूरे आपके थोरेसिक रीजन और एब्डोमेन को सपोर्ट करना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको अपना पोस्चर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, मैं ठीक बैठा हूँ वैसे। तो बिल्कुल आपको पोस्चर पे ध्यान देना है, ठीक बात है, बिल्कुल आपको स्ट्रेट होके बैठना है, और बीच बीच में रिलैक्स करना है, नेक मूवमेंट्स देनी है, बैक मूवमेंट देनी है। सिटिंग जॉब आज के टाइम पे नेसेसिटी है, लोग बिल्कुल, हाँ, काम इस तरह का है, तो काम ही इस तरीके का है, तो आपको हर आधे घंटे 1 घंटे में नेक मूवमेंट्स, बैक मूवमेंट्स ही करते रहना है, तो उससे होगा क्या, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। और सर्वाइकल की जैसे आपने पूछा, तो नॉर्मली सर्वाइकल उनको होता है जो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं, बिल्कुल, या उनका वर्क ऐसा है जिसमें उनको बार बार ऐसे करके बैठना पड़ता है, जिसमें थोड़ा गर्दन ऐसे झुकी है, यस, या फिर कोई इंजरी हो जाए तो। अच्छा, अब उस केस में क्या है, सर्वाइकल के एरिया की जो नर्व्स दब जाएंगी तो सर्वाइकल की पेन हो गई, आपके थोरेसिक वाली होगी तो थोरेसिक की पेन हो गई, लंबर हो गई तो लंबर की पेन हो गई, और अगर कोई इंजरी हो गई तो इंजरी की वजह से अगर वहां पे कोई इन्फ्लामेशन है, हर्निएशन है, स्लिप डिस्क है, तो उसकी वजह से जब नसें दबती हैं तो वो पेन हो गई। अब कुछ नहीं होता, पेशेंट आते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, डायग्नोज बनाते हैं, और क्या खाते हैं, गोलियां खाते हैं, और क्या गोलियां से स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी ठीक होती है? नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर तो कैसे इंप्रूव होगा उससे? वो आपके बेन को दबा देगा। करना क्या है, सर्कुलेशन बढ़ाना है, इन्फ्लामेशन को कम करना है, और पोस्चर को सेट करना है। ठीक बात है। एक दिन में नहीं होगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना टाइम लगेगा। कुछ खुद करो, कुछ डॉक्टर से मैकेनिकली कराओ। ठीक बात है। इसीलिए आयुर्वेद में कायाकल्प बताया। हाँ, वही कायाकल्प पे ही आने वाले थे हम। ठीक है। तो आयुर्वेद में कायाकल्प इसलिए बताया है कि अगर किसी भी तरह का लाइफस्टाइल रिलेटेड आपने अपने शरीर को गड़बड़ा दिया है, तो उसको लेटर स्टेज पे पहुंचने से पहले अब उसको ठीक कर लो। ठीक बात है। तो टाइम रहते ही अगर जॉइंट पेन वाले जितने भी लोग हैं, अगर आप अपना कायाकल्प करा लेते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सही है। तो कायाकल्प मतलब ये अलग थेरेपी है या प्रोसेस है, क्या है ये कायाकल्प? कायाकल्प है बॉडी के लिए कस्टमाइज्ड ऐसी आयुर्वेदिक थेरेपीज जिसमें हम स्पेशली जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, हमारे स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, और अगर ऑर्गन रिलेटेड भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उसके फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज करने के लिए हेल्प करता है। यानी कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आजकल आ रहे हैं ना सबको, 80% लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। बिल्कुल है, सही। उसको कायाकल्प से ठीक कराओ। अच्छा। साल में 1 बार 2 बार जरूर कराओ, तो वो आपके बॉडी को नेचुरल फंक्शनिंग की तरफ प्रमोट करता है, और आप हेल्दी होना शुरू हो जाते हो। बहुत बढ़िया। तो हम जॉइंट्स पेन के लिए प्रॉपर कायाकल्प प्लान करते हैं पेशेंट्स का। तो जॉइंट पेन के लिए कायाकल्प, और इसके अंदर जैसे ये और साइटिका प्रॉब्लम, हाँ। मुझे प्रॉपर कुछ शाइटिका की प्रॉब्लम है, कुछ शाइटिका, वही है ना, मैं वही प्रॉपर उस वर्ड को क्योंकि तरीके भी उसके अलग अलग हैं बोलने के ना। तो देखो क्या है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी के लंबर वर्टिब्रास हैं, वहां से कुछ नर्व्स निकलती हैं, जिसमें से एक नर्व है आपका
शाटिका नर्व, ठीक है, वो दोनों लेग्स की तरफ जाती है। उसका पूरा जो कोर्स है वो बैक से होता हुआ ग्लूटियल रीजन से आपके थाई के बैक साइड से लेग की तरफ वो पैर की तरफ जाती है नर्व पूरी। तो बोलते हैं एक पैर में दर्द या दोनों में दर्द, तो कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई कंप्रेशन हो गया ड्यू टू हर्निएशन और स्लिप डिस्क और एनी इंजरी और एनी इन्फ्लामेशन, और कईयों के हेमेटोमास बन जाते हैं, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जाती है। तो उस कॉज को ठीक कर दो, नर्व्स ठीक हो जाएंगी, है ना। अगर आप किसी को बार बार ट्रिगर करोगे तो क्या परेशानी से आपको कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगा ना। इसी तरीके से शाटिका भी यही चीज़ है। लोग क्या करते हैं, इसके लिए पेन किलर और ये सब स्टार्ट कर देते हैं, मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ, ये है कि पेन को रिलीव करने के लिए ठीक है, बट उसको ठीक तो आपको करना ही पड़ेगा। कॉज पे काम नहीं कर रहे, मतलब आप सिर्फ ये देख रहे हो। और आजकल तो ट्रेंडिंग भी होता है, अरे इस शाटिका की प्रॉब्लम है, ऐसा चलो भाई सर्जरी करा लो, है ना। जो कि सर्जरी कभी भी नर्व से रिलेटेड इंडिकेशन तभी होनी चाहिए जब लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम आ जाए। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे नहीं, क्यों गलती से आसपास इतनी सारी नर्व्स होते हैं, प्लेक्सस होते हैं, और अगर उसमें से कुछ भी डैमेज हो जाए तो फिर जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट अगर आप सर्जन को भी एक ऐसा स्पेस दोगे कि वो बहुत क्लीन और अच्छी सर्जरी कर पाए, तो आप ही के सक्सेस रेट्स अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल सही। ऐसे नहीं डॉक्टर बोलते कि थोड़ा वेट घटा लो, थोड़ा पैरामीटर्स अच्छे कर लो, ठीक बात है। आप क्या करते हो, बस दवाइयाँ खा के उसको सेट करने की कोशिश करते हो, अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और इस पे काम नहीं करते। तो होता क्या है, इसीलिए पोस्ट सर्जिकल जो है कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। बिल्कुल। आप भी डॉक्टर को सपोर्ट करो, सर्जन को सपोर्ट करोगे तो सर्जरी भी बहुत अच्छी होगी और सक्सेस रेट तो आपका ही अच्छा होने वाला है। ठीक बात है। तो ये हमें प्रॉपरली फोकस करके चलना चाहिए, और तो अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली जॉइंट्स की और शाटिका की, इस तरह की प्रॉब्लम्स की, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि जॉइंट पेन की वजह से हो सकती है, या जो कॉज बनती हैं इसका मेन जो है। देखो, ये तो अभी हमें जनरल देखा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जैसे यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाए। हाँ, ये भी बहुत कई लोगों का CRP बढ़ जाता है, ESR बढ़ जाता है, तो भी पेन्स होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक नॉर्मली जो है हमें जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती है, जिसमें आपका RA फैक्टर पॉजिटिव आता है। ठीक है। उसमें छोटे छोटे जॉइंट्स में जो है डिपोजिशन ऑफ द टॉक्सिन्स ज़्यादा होने की वजह से बोन्स में डिफॉर्मिटी हो जाती है, लोगों के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, जुड़ जाता है शरीर, जुड़ जाता है पूरा शरीर, वो बेड रिडन हो जाते हैं कुछ ऐसे पेशेंट्स। और कोई भी चीज़ उठाने तक में उनको जो है वो कैपेबिलिटी नहीं रहती। ठीक बात। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो केसेस हैं, इसकी वजह से मेन कॉम्प्लिकेशन आती है। नॉर्मली डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो स्टार्टिंग से ही उनको स्टेरॉइड्स पे रख दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। HCQs पे रखते हैं, पेन किलर्स, या फिर जो है आपके ओपॉइड जितने भी पेन किलर्स होते हैं उस पर भी कभी कभी पेशेंट्स को डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन को अगर आप नेचुरली करके धीरे धीरे करके रिवाइव करते हो विद प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन, तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। अब यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड क्यों बढ़ा बॉडी में? या तो किडनी ने अच्छे से काम नहीं किया, या फिर आप जो भी खाना खा रहे हो, प्रोटीन इंटेक ले रहे हो, वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या ओवर इंटेक हो रहा है, तो इसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो नॉर्मली दालें वाले ये सब तो बंद कर देते हैं। हाँ, यही करते लोग, तो ठीक हो जाते हैं। तो आप कर लो ना इसको, क्यों आपको दवाइयों पे डिपेंडेंट रहना है? तो ये सारी चीज़ें, फैक्टर्स को आप मैनेज करोगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। पर अपने आप को ठीक करना है या मैनेज करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो जैसे कि ये बात करते हैं गठिया, जो मतलब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और पहले तो खैर ओल्ड एज में ये काफ़ी देखने को मिलती है। मैंने अभी भी देखे कई हमारे नोन में हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो उनके जैसे हाथ पैर हल्के थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, तो उसका सोल्यूशन है कि वो, क्योंकि मैंने वही देखा है कि वो तो एलोपैथी की मेडिसिन खा ही रहे हैं, और वो कई सालों से वो मेडिसिन चल ही रही हैं उनकी। देखो, RA फैक्टर के लिए नॉर्मली अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बिल्कुल राइट। तो क्या कहेंगे, वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स का यूज होता है। हाँ, स्टेरॉइड्स होता है, बट ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, और इसको अगर लंबे टाइम तक लिया जाए तो लिवर फेलियर के चांसेस, किडनी फेलियर के चांसेस भी ऐसे लोगों में बढ़ जाते हैं, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको पहली बार पता चले तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन या अपना कायाकल्प तुरंत करा लेना चाहिए। ठीक बात है। और इस प्रोसेस के साथ जब आप ट्रीटमेंट लेते हो तो हो सकता है आपको HCQs या स्टेरॉइड्स लेने ही ना पड़े। तो शुरुआती
अपना डायग्नोसिस से बनाओ कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आपको RH पॉजिटिव तो नहीं है, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ, CRP या ESR तो नहीं बढ़ा हुआ, या आप एक्सरे वगैरह के अंदर आप चेक करो कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, या हम जेनेटिक टेस्ट जैसे HLA-B27 का टेस्ट है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के लिए, वो करा सकते हो। तो ये सारे पैरामीटर चेक करो, उस पैरामीटर का कौन सा मेन आपका कॉज चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाओ। और उसमें भी ये सोचना है कि कौन से वाले क्योर होने वाले हैं, कौन से नहीं क्योर होने वाले। ठीक बात है। तो एटलीस्ट जो क्योर होने वाले हैं उसको तो नेचुरली क्योर करो, और जो नेचुरली भी अगर क्योर नहीं हो रहे तो एटलीस्ट उसका जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से करो कि वो एक तो लाइफ टाइम बिना साइड इफेक्ट वाला मैनेजमेंट होना चाहिए, और आपका जो बॉडी में जो आपको कॉम्प्लिकेशन आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। ठीक बात है। और अगर उसमें कहीं ना कहीं हमें किसी केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ भी रहा है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं लेना पड़े, टेम्परेरी बेसिस पे लेना पड़े, SOS डोज में लेना पड़े। तो उससे क्या होता है, आप अपने शरीर को लॉन्ग टर्म बचा के रख सकते हो और इस डिजीज के साथ जिंदा रह सकते हो इन अ हेल्दी वे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इतनी इतनी दवाइयां खा रहे हैं और बेड पे पड़े हैं और फिर भी परेशान हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं, ऐसा उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक बात है। यस, अगर आप दवाई भी खा रहे हैं और आपके बॉडी ठीक से काम कर रही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह से का लाइफस्टाइल करना चाहिए, या ये टेक्निक अपनानी चाहिए कि दवाई भी खा रहे हैं लेकिन हेल्दी रह रहे हैं। देखो कोई भी प्रॉब्लम है ना, अपनी शरीर की ना डिटॉक्स कराओ, सिंपल सी बात है। आपको रिजल्ट आना ही आना है, बिल्कुल, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि किसी भी फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी है, मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है, जेनेटिक है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो अंदर शरीर में नुकसान तो कर ही रही है ना। नुकसान क्या करेगी, वो आपके ब्लड को या तो गाढ़ा कर देगी, उसमें टॉक्सिन बढ़ा देगी। आपने टॉक्सिन ही निकाल दी तो एटलीस्ट आप अपनी सिचुएशन तो बेटर कर ही रहे हो ना। सही बात तो ये तो पहला नंबर आपको करना ही करना है, सर्विस करनी है। बीमार हो गाड़ियों की सभी कराते हैं लेकिन आप खुद की नहीं कोई करवाता। करवाओ, क्यों? करोड़ों का शरीर है, नहीं कराओगे सर्विस तो भाई इतने करोड़ों देने भी पड़ेंगे इसको ठीक करने के लिए। इंजन सीज हो सकता है। हाँ, तो जरूर कराना चाहिए। और कायाकल्प तो आजकल हर कोई कराना चाहता है, कराता है, तो इट्स वेरी गुड। तो ये जरूर कराना चाहिए। ये बात सही है कि बहुत पिछले 4-5 सालों में लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगे हैं हेल्थ के बारे में, बहुत कुछ कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। सबको कई बार क्या होता है कि आप तलाश कर रहे होते हैं कुछ ऐसी चीज़ की, लेकिन आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। तो उन्हीं लोगों के लिए है कि हम इस तरह के पॉडकास्ट की सीरीज़ हमने इसलिए लेकर आए कि जो कि चाहते तो हैं कि वो कैसे हेल्दी रहें और किस तरह से वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया अपना, है ना, टाइम को मैनेज करना, वो सब। इसीलिए हम वेरियस टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू। तो ये जो है, ये आयुर्वेद इसमें हमारी काफ़ी हेल्प कर सकता है। मुझे तो यही समझ आ रहा है कि आप बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में ना आके, एडवांस लेवल पे ना आके, आप पहले से ही जैसे ही आपको सिम्टम्स दिखते हैं हल्के फुल्के, तो आप तभी से उसको ट्रीट करना शुरू कीजिए। आयुर्वेदिक से स्टार्ट कीजिए, आपको धीरे धीरे उसमें टाइम लगेगा लेकिन आपको फ़र्क डेफिनेटली उसके अंदर दिखेगा। हाँ, ठीक है। टाइम टेकिंग तो जब जितने टाइम में बीमारी आई है उसको ठीक करने में कुछ तो टाइम दोगे, कुछ तो टाइम लगेगा। सही बात है। अब ये सोचो कि जादू हो जाए, भाई जादू तो नहीं, जादू नहीं होता, बिल्कुल जादू कोई नहीं होता, क्योंकि हेल्थ में वो प्रॉब्लम भी एकदम से नहीं आई है। ह्यूमन बॉडी है, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, बिल्कुल, और उस टेक्निक्स में भी आपको उसको ट्रीट करने के लिए प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल अपने अकॉर्डिंगली जो है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। बिल्कुल, उसी के अकॉर्डिंगली हम एक्ट करके जब ट्रीटमेंट करते हैं तो रिजल्ट आता ही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज हमने जॉइंट्स के बारे में काफ़ी बात कर ली है, और जिन भी लोगों को अगर कोई जॉइंट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर गीतिका चौधरी हमेशा अवेलेबल है हमारे लिए। और हमारे लिए भी क्या होता है कि जब आप सामने से कोई प्रॉब्लम बताते हैं तभी हम उस बारे में मैडम से सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारे लिए भी ये होता है कि अगर किसी को सोल्यूशन मिल रहा है हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, तो हमारा ये पॉडकास्ट करना सफल हो जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब तो बैठे ही इसलिए हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, आप ऐसा ना हो कि ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि जहाँ से आपको वापस आना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए आप टाइम से उस चीज़ को ट्रीट कीजिए, उस चीज़ को समझिए। अपनी बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी की नेचर क्या है। इसी तरह की बातें जो है ये निकल कर आ रही हैं हमारी, क्योंकि हर एक की बॉडी यूनिक है, जैसे हम पहले बोल चुके हैं। तो आप उस तरह से कस्टमाइजेशन करके बात कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं। और मैम के हम लिंक शेयर कर देंगे सोशल मीडिया का भी, जैसे भी आप कनेक्टेड रहना चाहें, उनको फॉलो करना चाहें उनके लाइफस्टाइल के लिए।
और कैसे कंसल्टेशन ले सकते हैं उसके रिगार्डिंग वेरियस ऑप्शन हैं हमारे पास। तो अभी हम इस पॉडकास्ट के एंड में आ ही चुके हैं। तो अभी कोई एक स्पेशल अगर कोई आपको बोले कि जॉइंट से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड कोई अगर आपको सलाह देनी हो इन जनरल, वही बात है जैसे आप कह चुके हैं कि सबकी बॉडी अलग है, लेकिन इन जनरल हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ फिर हम एंड करेंगे। फिर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कहीं पर भी दर्द है, क्योंकि हम जॉइंट पेन या मस्कुलोस्केलेटल की बात करते हैं या कुछ भी, अगर आपको कहीं पर भी पेन हो रहा है और आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं आपका मसल या हड्डियां इन्वॉल्व है, तो उस केस में आपको करना क्या रहेगा, आपको सबसे पहले अपना आईना देखना है, अपने आप को देखना है कि आपका वेट कितना है, आपका BMI कितना है, प्लस आपके ब्लड के टेस्ट क्या कहते हैं और आपके स्कैन्स क्या कहते हैं, प्लस इसमें ऐड ऑन करोगे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या कहती है। आपके पेरेंट्स को कोई ऐसे इशू तो नहीं थे, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में कुछ इस तरह की एबनॉर्मलिटी तो नहीं थी, फिर उसको आप साथ में रखो। तीसरा फैक्टर होता है कि आपकी खुद की प्रकृति कैसी है, आपकी प्रॉब्लम, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम, प्लस आप खुद कैसे हो, आपका वात पित्त कफ स्ट्रेचर आपके बॉडी का क्या है, किस तरीके के आप इंसान हो। उसके अकॉर्डिंगली जब हम आपका एनालाइज करके जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब ट्रीटमेंट में आपको डिटॉक्स करना है, ट्रीटमेंट में आपको शमन तरीके से ट्रीटमेंट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रिपेयर्ड किस चीज़ के लिए हैं। और जब आप इस रास्ते पे चलते हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। और इसमें भी कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है समटाइम्स कि हम कोई पेन किलर या ये कभी कभी ऑन इमरजेंसी लें, तो आप उसको ले सकते हो, बट जिंदगी भर पेन किलर्स खाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल सही। तो क्यूरेटिव साइड आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसी मैसेज के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। और जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, ये सीरीज़ चल रही है और ये कंटिन्यूस रहेगी सीरीज़, और इसमें हम और भी टॉपिक्स जो हैं, जो आप लोगों के सवाल हैं, उनको इंक्लूड करते रहेंगे, और जो भी हमसे हेल्प हो पाएगी इस मामले में हेल्थ के रिलेटेड, और अभी और भी जो भी आपके सवाल होंगे आप भेजते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर।